नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज के वीडियो में दो लालच और वासना से भरी कहानियां हैं। कहानी शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हनुमानगढ़ जिले की टब्बी तहसील में कमरानी नाम का एक छोटा सा गांव बसा है। इस गांव में हंसराज नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपने परिवार के साथ साधारण जिंदगी जीता था। साल 2012 में हंसराज ने अपनी दो बेटियों पूजा और मंजू की शादी चूरू जिले के सीमावर्ती गांव बाय के रहने वाले धनाराम के दो बेटों कालूराम और दीपक से कर दी। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। दोनों जोड़े मेहनत करते, अपने छोटे मोटे सपनों को पूरा करने की कोशिश करते और साधारण सी जिंदगी जीते। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी जल्द ही एक मोड़ आया, जिसने सब कुछ बदल दिया। शादी के कुछ समय बाद पूजा को अपने ससुराल की बंदिशें और सास की टोका टाकी खलने लगी। वो एक स्वतंत्र और खुले माहौल की चाहत रखती थी, जहां वह अपने पति कालूराम के साथ अपनी मर्जी से जिंदगी जी सके। सास की रोजमर्रा की हिदायतें और घर के नियम कायदे उसे बांधने लगे। उसकी ये बेचैनी धीरे धीरे जिद में बदल गई। वो चाहती थी कि वो और कालूराम अपने ससुराल से अलग होकर कहीं और रहें। उसकी इस जिद ने घर में तनाव पैदा करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और परिवार में अशांति बढ़ने लगी। पूजा की बुजुर्ग सास ने स्थिति को भांपते हुए समझदारी दिखाई। उन्होंने कालूराम को सलाह दी कि वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कहीं और जाकर रहने की व्यवस्था कर ले। उस समय तक पूजा एक बेटी की मां बन चुकी थी। सास की सलाह और पूजा की जिद के आगे कालूराम को झुकना पड़ा। साल 2014 में कालूराम अपनी पत्नी पूजा और छोटी बेटी को लेकर कमरानी यानी पूजा के मायके आकर रहने लगा। कमरानी में कालूराम ने मेहनत मजदूरी शुरू की। वो दिन रात काम करता ताकि अपने छोटे से परिवार का पेट पाल सके। लेकिन लगातार मेहनत और शारीरिक थकान ने उसके शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अपने दोस्तों और साथियों की सलाह पर उसने थकान से निपटने के लिए कुछ गलत तरीकों का सहारा लेना शुरू किया। जब उसे ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ और नहीं मिलता, तो वो मेडिकल स्टोर से आसानी से मिलने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करने लगा। ये दवाइयां सस्ती और आसानी से उपलब्ध थी और लोग इन्हें अफीम या अन्य नशीली चीजों से बेहतर मानते थे। लेकिन ये आदत धीरे धीरे कालूराम की जिंदगी पर हावी होने लगी। इस बीच पूजा की जिंदगी भी बदल रही थी। कमरानी में उसके घर के पास ही काका सिंह नाम का एक सिख परिवार रहता था। काका सिंह ने हनुमानगढ़ के रहने वाले कौर सिंह की बेटी से प्रेम विवाह किया था। कौर सिंह का बेटा संदीप अक्सर अपनी बहन से मिलने कमरानी आता था। वो हर 15 से 20 दिन में गांव आता, 2-3 दिन रुकता और फिर वापस हनुमानगढ़ लौट जाता। संदीप एक आकर्षक और बिंदास स्वभाव का युवक था, जो अपनी बातों और अंदाज से लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेता था। एक दिन जब संदीप अपनी बहन से मिलने कमरानी आया, तो वहां पूजा भी मौजूद थी। काका सिंह की पत्नी ने दोनों को आपस में मिलवाया, क्योंकि पूजा उनकी पड़ोसन थी। संदीप को पूजा की सादगी और उसका अंदाज तुरंत भा गया। दोनों को थोड़ी देर अकेले में बात करने का मौका मिला और संदीप ने झिझकते हुए पूजा की तारीफ कर दी। पूजा को भी संदीप का खुला और बिंदास अंदाज पसंद आया। अगले दिन दोपहर को संदीप ने अपनी बहन से कहा कि वो बाजार जा रहा है, लेकिन वो सीधा पूजा के घर पहुंच गया। पूजा ने उसका स्वागत किया और दोनों ने कुछ देर बातें की। फिर पूजा कमरे में चली गई और संदीप भी धीरे धीरे उसके पीछे कमरे में पहुंच गया। कमरे में दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान संदीप को यह समझ आ गया कि पूजा अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है। वो अपने पति और ससुराल की बंदिशों से तंग आ चुकी थी। संदीप की बातों में पूजा को एक नई आजादी और रोमांच का एहसास हुआ। वो उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी।
बातचीत का ये सिलसिला जल्द ही एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। मात्र 2 दिनों में ही पूजा और संदीप के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। ये एक ऐसा कदम था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन शाम को जब कालूराम काम से थकाहारा घर लौटा, उसने अपनी नशे की दवा ली, खाना खाया और थकान के कारण जल्दी ही बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। पूजा और उसकी मां विद्या ने कई बार कालूराम को नशे की लत छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। कालूराम की इस कमजोरी ने पूजा और संदीप के लिए रास्ता और आसान कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी। घर में कालूराम और पूजा की मां सो रहे थे, लेकिन पूजा और संदीप की नींद गायब थी। रात करीब 11 बजे संदीप चुपके से पूजा के घर के बाहर वाले कमरे में छुप गया। पूजा ने उसे देखा और वो भी उसी कमरे में चली गई। वहां दोनों ने फिर से वासना का खेल खेला। करीब 1 घंटे बाद संदीप अपनी बहन के घर लौट गया। अगली सुबह वो हनुमानगढ़ वापस चला गया, लेकिन उसका दिल और दिमाग पूजा में अटक गया था। सामान्य तौर पर संदीप हर 10 से 15 दिन में कमरानी आता था, लेकिन इस बार वो तीसरे ही दिन फिर से लौट आया। वो सीधे पूजा के घर पहुंचा। उस समय पूजा की मां और कालूराम भी घर पर थे। पूजा ने संदीप को अपनी मां और पति से मिलवाया। कालूराम के कहने पर पूजा ने संदीप के लिए चाय और नाश्ता तैयार किया। कालूराम और संदीप ने साथ में खाना खाया। संदीप ने धीरे धीरे कालूराम से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश शुरू की। उसका मकसद था कि वो कालूराम का भरोसा जीत ले, ताकि वो पूजा के करीब रह सके। शाम होते ही संदीप शराब की बोतल लेकर पूजा के घर पहुंच गया। पूजा ने उसका स्वागत किया और आंगन में कालूराम और संदीप की महफिल जम गई। पूजा ने सलाद बनाया और दोनों को परोसा। कालूराम को काफी समय बाद शराब पीने को मिली थी, इसलिए वो धीरे धीरे पीने लगा। संदीप का इरादा था कि कालूराम नशे में चूर हो जाए, ताकि वो और पूजा एकांत में समय बिता सके। कालूराम ने आधी बोतल से ज्यादा शराब पी ली और थकान के कारण जल्दी ही चारपाई पर लेट गया। पूजा की मां विद्या उस समय सो चुकी थी। संदीप की सलाह पर पूजा ने अपने लिए भी खाना लिया और कालूराम बिना ज्यादा खाए सो गया। इस तरह माहौल पूजा और संदीप के लिए अनुकूल हो गया। दोनों आंगन में बने दूसरे कमरे में चले गए और वहां एकांत में काफी समय बिताया। अगले दिन भी यही सिलसिला जारी रहा, लेकिन पूजा को अब पड़ोसियों की नजरें और उनकी शिकायतें परेशान करने लगी थी। अगली सुबह वो काका सिंह के घर गई और संदीप से कहा कि उसकी मां को उसका बार बार घर आना पसंद नहीं है और पड़ोसी भी बातें बनाने लगे हैं। संदीप ने जवाब दिया कि वह किसी से नहीं डरता और पूजा के बिना जी नहीं सकता। पूजा ने भी कहा कि वो उसके बिना नहीं रह सकती और उसके साथ भागकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। दोनों ने रात को फिर मिलने और आगे की योजना बनाने का फैसला किया। रात को जब दोनों कोठे में मिले, तब संदीप ने पूजा को बताया कि कैसे वे बिना किसी झगड़े या विवाद के साथ भाग सकते हैं। इस योजना में कालूराम सबसे बड़ी बाधा था। संदीप और पूजा ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जो उनकी जिंदगी को और गहरे अंधेरे में धकेलने वाली थी। अगले दिन से पूजा ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने अपनी मां और कालूराम से कहा कि कालूराम को मेहनत मजदूरी छोड़कर किसी बड़े जमींदार से 2-4 बीघा जमीन बटाई पर ले लेनी चाहिए। इससे मेहनत कम होगी और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। पूजा ने यह भी कहा कि संदीप की कई जमींदारों से जान पहचान है और वो जमीन दिलवाने में मदद कर सकता है। ये सुझाव कालूराम और उसकी सास विद्या को पसंद आया। 2 दिन बाद जब संदीप फिर कमरानी आया, तो कालूराम ने उससे जमीन बटाई पर दिलवाने की बात की। संदीप ने कहा कि उसके पिता रावतसर के चक 2 के एक बड़े किसान के पास बटाई पर खेती करते हैं और वो जल्द ही उनसे बात करेगा। संदीप ने कालूराम को भरोसा दिलाया कि काम हो जाएगा। ये बातचीत पूजा और संदीप की योजना का हिस्सा थी, जिसका असली मकसद कालूराम को अपने जाल में फंसाना था।
पुलिस रिमांड के दौरान कालूराम का शव बरामद हुआ, जो हड्डियों में बदल चुका था। पूजा का दुपट्टा, जिससे हत्या की गई, भी जब्त हुआ। पूछताछ में पूजा, कौर सिंह और संदीप ने अपराध कबूल किया। पूजा ने बताया कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग थी और कौर सिंह के साथ नई शुरुआत करना चाहती थी। संदीप ने कहा कि वो पूजा के प्यार में अंधा था। कौर सिंह ने माना कि उसने कालूराम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। अदालत के आदेश पर तीनों को जेल भेज दिया गया। इस घटना ने कालूराम की जिंदगी छीन ली और उसकी 1 साल की बेटी का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया। पूजा की वासना और लालच ने उसकी, कौर सिंह और संदीप की जिंदगी बर्बाद की। कालूराम की मां विद्या और भाई दीपक सदमे में थे। ये कहानी दुखद अंत के साथ एक सबक देती है कि गलत रास्ता चुनने की कीमत भारी होती है। पूजा की नशे की लत और गलत संगत ने उसे और संदीप को अपराध की ओर धकेला। कौर सिंह ने भी अपनी कमजोरियों के चलते गलत कदम उठाया। अगर ये लोग सही रास्ते पर चलते तो शायद उनकी जिंदगी अलग होती। पुलिस की सक्रियता से अपराधी पकड़े गए, लेकिन कालूराम की मौत का दर्द और उसकी बेटी का बेसहारा होना कभी वापस नहीं लौटाया जा सकता। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। जयप्रकाश, जो मूल रूप से मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र के ससना गांव का रहने वाला था, 3 भाइयों में सबसे छोटा था। वो गोवा में जनरेटर ऑपरेटर का काम करता था और अपने मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसका बड़ा भाई मिथिलेश कुमार और भाभी चंदा कुमारी मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में रहते थे। जयप्रकाश का परिवार साधारण था और वो अपने माता पिता और भाइयों के साथ गहरे रिश्ते रखता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। घटना की शुरुआत 13 अगस्त 2023 की शाम से होती है। जयप्रकाश कुछ दिन की छुट्टी लेकर गोवा से अपने घर के लिए निकला, लेकिन वो अपने माता पिता के पास ससना गांव जाने के बजाय अपने बड़े भाई मिथिलेश और भाभी चंदा कुमारी के घर सदर थाना क्षेत्र में चला गया। शाम करीब 5 बजे वो उनके घर पहुंचा। 2 घंटे बाद करीब 7 बजे उसने अपनी भाभी चंदा से कहा कि वो मार्केट से सब्जी लाने जा रहा है और कुछ दोस्तों से मिलकर जल्दी वापस आ जाएगा। चंदा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये एक सामान्य बात थी। लेकिन ये जयप्रकाश की आखिरी बातचीत थी, जिसके बाद उसका कोई अतापता नहीं चला। रात करीब 8 बजे तक जब जयप्रकाश घर नहीं लौटा तो चंदा को चिंता होने लगी। उसने जयप्रकाश के मोबाइल नंबर पर कॉल किया। फोन की घंटी तो बजी, लेकिन जयप्रकाश ने फोन नहीं उठाया। चंदा ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। रात 10 बजे तक जयप्रकाश का फोन स्विच ऑफ हो गया। ये सुनकर चंदा और मिथिलेश परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत जयप्रकाश के माता पिता को इसकी जानकारी दी। परिवार ने मिलकर जयप्रकाश को हर संभव जगह ढूंढना शुरू किया। दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के पास और आसपास के इलाकों में। लेकिन पूरी रात ढूंढने के बावजूद जयप्रकाश का कोई सुराग नहीं मिला। उसका फोन बंद था और कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि वो कहां गया। अगली सुबह 14 अगस्त 2023 को मिथिलेश ने फैसला किया कि वो नजदीकी थाने में जयप्रकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगा। वो अपने घर से निकला और थाने की ओर जा रहा था, लेकिन जब वो अपने घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो सड़क किनारे एक ट्रॉली बैग पड़ा दिखाई दिया। बैग की हालत देखकर उसे कुछ अजीब लगा। उसने बैग को खोलने का फैसला किया और जैसे ही उसने बैग खोला, उसके होश उड़ गए। बैग के अंदर जयप्रकाश की लाश थी, जिस पर किसी तेजधार हथियार से कई बार वार किए गए थे। मिथिलेश चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब इसकी खबर जयप्रकाश के माता पिता को मिली तो वे घटनास्थल पर पहुंचे और अपने बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगे। मिथिलेश ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस ने जयप्रकाश के परिवार से पूछताछ शुरू की। मिथिलेश ने बताया कि जयप्रकाश कल ही गोवा से आया था और शाम 7 बजे मार्केट के लिए निकला था। उसने ये भी बताया कि रात 10-12 बजे के बाद जयप्रकाश का फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने मिथिलेश से पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है। इस पर मिथिलेश की मां रंभा देवी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जयप्रकाश की हत्या उसकी प्रेमिका ललिता कुमारी ने की होगी। ललिता, जो 22 साल की थी और अहियापुर गांव की रहने वाली थी, जयप्रकाश के साथ पिछले 3 साल से प्रेम संबंध में थी, लेकिन हाल ही में उसने जयप्रकाश से शादी करने से इनकार कर दिया था। रंभा देवी को शक था कि ललिता या उसके परिवार ने इस हत्या को अंजाम दिया होगा। पुलिस ने ललिता और उसके परिवार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। जब पुलिस ललिता के घर पहुंची तो पता चला कि ललिता और उसका पूरा परिवार, उसके माता पिता और 2 बड़े भाई घर छोड़कर फरार हो चुके थे। पुलिस को अब यकीन हो गया कि इस हत्या में ललिता और उसके परिवार का हाथ है। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। एक सीसीटीवी फुटेज में 13 अगस्त 2023 की रात करीब 11 बजे 3 लड़के एक साइकिल पर उस ट्रॉली बैग को ले जाते दिखे। पुलिस ने फुटेज की जांच की और एक लड़के की पहचान अजय कुमार के रूप में की, जो ललिता का ममेरा भाई था और सहजानंद कॉलोनी का रहने वाला था। पुलिस ने तुरंत अजय के घर पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अजय ने बिना किसी दबाव के सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि जयप्रकाश की हत्या ललिता, उसके 2 भाइयों और स्वयं अजय ने मिलकर की थी। लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। ये कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब जयप्रकाश और ललिता की पहली मुलाकात हुई थी। लगभग 3 साल पहले जयप्रकाश अपनी ममेरी बहन के घर गया था, जहां उसकी मुलाकात ललिता से हुई। ललिता उसकी ममेरी बहन की ननद थी। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जल्द ही उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों फोन पर बातें करते और मौका मिलने पर मिलते। उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। 3 साल तक उनका रिश्ता चला और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। उन्होंने अपने अपने परिवारों से बात की और दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। ललिता के परिवार वाले जयप्रकाश के घर आए और रिश्ता तय हो गया। लेकिन इसके बाद ललिता पटना चली गई बीपीएससी की तैयारी करने और जयप्रकाश गोवा में जनरेटर ऑपरेटर का काम करने लगा। दोनों फोन पर बात करते रहे, लेकिन कुछ महीनों बाद जयप्रकाश को शक हुआ कि ललिता का किसी और लड़के के साथ अफेयर है। एक दिन वीडियो कॉल पर उसने ललिता के कमरे में एक लड़के को देखा, जिसके बारे में ललिता साफ जवाब नहीं दे पाई। इस बात ने जयप्रकाश को आहत किया और दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। जयप्रकाश और ललिता के बीच झगड़े बढ़ते गए। एक दिन ललिता ने गुस्से में जयप्रकाश की मां रंभा देवी को फोन किया और कहा कि जयप्रकाश सही लड़का नहीं है और वो उससे शादी नहीं करेगी। उसने रंभा से कहा कि वो जयप्रकाश को समझाएं कि वो उसे बार बार फोन करके परेशान न करे। रंभा ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की और कहा कि वो ललिता को भूल जाए, क्योंकि वे किसी दूसरी लड़की से उसकी शादी कर देंगे। लेकिन जयप्रकाश इसके लिए तैयार नहीं था। वो ललिता से बेइंतहा प्यार करता था और कहता था कि अगर उसकी शादी ललिता से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा। जयप्रकाश ने ललिता को बार बार फोन करना शुरू कर दिया। जब ललिता उसका फोन नहीं उठाती थी तो वो गुस्से में आकर उसे धमकाने लगा। उसने कहा कि उसके पास उनके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो है, जिन्हें वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। ये सुनकर ललिता डर गई और उसने जयप्रकाश से ऐसी गलती न करने की गुहार लगाई। लेकिन जयप्रकाश को ललिता की कमजोरी का पता चल चुका था। उसने उन फोटो और वीडियो को ललिता के भाइयों और बहन भनोई को भेज दिया। साथ ही ये कहा कि वह और ललिता एक दूसरे के बहुत करीब है।
इन फोटो और वीडियो को देखकर ललिता का परिवार गुस्से में आ गया। उन्होंने ललिता से पूछताछ की, जिससे वो और अधिक आहत हुई। गुस्से में आकर ललिता ने जयप्रकाश को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उसने अपने परिवार से इस बारे में बात की और वे भी उसका साथ देने को तैयार हो गए। ललिता ने एक साजिश रची और जयप्रकाश को फोन करके कहा कि वो उससे शादी के बारे में बात करना चाहती है और उसे जल्दी से घर आने को कहा। यह सुनकर जयप्रकाश खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ललिता अब उससे शादी करने को तैयार है। 13 अगस्त 2023 को जयप्रकाश गोवा से निकला और अपने भाई मिथिलेश के घर पहुंचा। शाम 7 बजे वो अपनी भाभी चंदा से मार्केट जाने की बात कहकर निकला। उसने ललिता को फोन किया और ललिता ने उसे अपने घर के बजाय अपने ममेरे भाई अजय के घर सहजानंद कॉलोनी में बुलाया। अजय के घर पर ललिता, उसके 2 भाई और अजय पहले से मौजूद थे। जैसे ही जयप्रकाश वहां पहुंचा, चारों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। उन्होंने एक तेजधार हथियार से उस पर कई बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद उन्होंने जयप्रकाश की लाश को और क्षतिग्रस्त करने के लिए उस पर कई और वार किए। फिर लाश को एक ट्रॉली बैग में डाला। ललिता के दोनों भाई और अजय ने साइकिल पर उस बैग को लादा और रात 11 बजे के आसपास जयप्रकाश के गांव से 500 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे फेंक दिया। इसके बाद वे अपने घर लौट आए और जयप्रकाश का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। ललिता अपने भाइयों के साथ अपने घर चली गई। जब पुलिस ने अजय को गिरफ्तार किया तो उसने ये सारी कहानी कबूल की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने ललिता और उसके दोनों भाइयों को भी ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल ये चारों अपनी सजा काट रहे हैं। ये घटना जयप्रकाश के परिवार के लिए एक गहरा सदमा थी। उसकी मां रंभा देवी और भाई मिथिलेश इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। जयप्रकाश, जो अपने परिवार का सहारा था, एक ऐसी साजिश का शिकार हुआ जिसकी शुरुआत प्यार से हुई थी। ललिता, जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास के नाम पर अंधा होना कितना खतरनाक हो सकता है। जयप्रकाश ने ललिता पर भरोसा किया, लेकिन उसका ये भरोसा उसकी मौत का कारण बन गया। ललिता ने अपने गुस्से और बदले की भावना में ऐसा कदम उठाया जिसने न केवल जयप्रकाश की जिंदगी खत्म की, बल्कि उसका और उसके परिवार का भविष्य भी बर्बाद कर दिया। इस घटना से ये सबक मिलता है कि हमें अपने रिश्तों में सावधानी बरतनी चाहिए। गुस्सा, लालच और बदला इंसान को ऐसी राह पर ले जा सकता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। जयप्रकाश की कहानी एक चेतावनी है कि हमें अपने फैसलों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। एक गलत कदम न केवल हमारी, बल्कि हमारे अपनों की जिंदगी भी तबाह कर सकता है। हमारा उद्देश्य है कि लोग ऐसी सच्ची घटनाओं से सबक लें और गलत रास्तों से बचें। ये कहानी हमें बताती है कि सही फैसले और संयम ही एक खुशहाल जिंदगी की नींव है। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां प्यार और विश्वास की कद्र हो और लोग अपने गुस्से और कमजोरियों पर काबू रखें। ऐसी कहानियों के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जय हिंद, जय भारत।